गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कनिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास है एग्रोनॉमी सीरीज़ की क्लास 3, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं तो क्वेश्चन 20, लेकिन ऐसा मत समझना कि वो 20 क्वेश्चन है। आपके 20 क्वेश्चन में से आई एम वेरी श्योर कि आपके 80 क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। हम डिटेल में ऑप्शंस को भी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आई होप कि आप भी बैठे होंगे और आप भी आंसर करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू NARP ICAR हाउ मैनी एग्रोक्लाइमेटिक zones are there? NARP ICAR सबसे पहले पता होना चाहिए कि NARP है क्या। सो इट इज नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट। एंड ICAR आपको पता ही है क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ ली, इम्पॉर्टेंट है। देन हम पढ़ेंगे कि ICAR एस्टैब्लिश कब हुआ था आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ICAR आपका एस्टैब्लिश हुआ था 16 जुलाई 1929 में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डेट्स कई बार डायरेक्ट डेट्स पूछ लेता है, तो आपने पढ़ा होगा एटलीस्ट, तो आपको याद होगा कि 16 जुलाई जो है उसको ICAR डे बोलते हैं और 1929 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब आपका पूछा जाएगा कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूछ लिया है क्वेश्चन में कि हैं कितने, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले बताऊंगी, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जिनमें होमोजेनिटी होती है। अब होमोजेनिटी से क्या मतलब है? होमो मीन्स सेम। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स मतलब होमोजेनिटी, तो क्लाइमेटिक से मतलब क्या हुआ? मतलब सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट रिलेटेड टू व्हाट? क्लाइमेट में क्या क्या होता है आपका? रेनफॉल आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, ठीक है, और बड़ी सारी चीजें आपके वाटर रिसोर्सेज आ जाएंगे, क्रॉपिंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके जो भी हैं, ये सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट जिन भी रीजन्स में होगा उनको बोलेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि NARP ICAR के अकॉर्डिंग कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी 127। अब इसी में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, according to the planning commission how many agroclimatic zones are there? So according to planning commission there are 15 agroclimatic zones, that is option number A। ठीक है, तो अगर ये पूछेगा तो 15 ऑप्शन करके आना है आपने करेक्ट। ठीक है, अब इसके अलावा एक आपके आते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स। अब ये क्या बसूड़ी है? तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स होते हैं, एक ऐसा पार्ट है लैंड का जिसको एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से कट आउट किया जाता है। ठीक है, तो वो आ गए आपके एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी दो तरह के आते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू NBSSLUP। तो NBSS क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, एक तो है NBSS LUP के अकॉर्डिंग और एक है आपका ICAR के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो NBSS LUP के अकॉर्डिंग है आपके 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स। पहले 21 थे, अब 20 हो गए हैं।
और आईसीआर के अकॉर्डिंग आपके एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं 8। ये यहाँ पे दिए थे मैंने ऑप्शन, 15 आपके आ गए इसके प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, 127 आ गए आपके एनआरपी आईसीआर के अकॉर्डिंग, 20 आ गए आपके एनबीएसएस एलयूपी के अकॉर्डिंग, और आईसीआर के अकॉर्डिंग आपके इकोलॉजिकल रीजन्स हैं 8। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज 127। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट्स? आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि डे न्यूट्रल प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें सिचुएशन आ जाती है एक फोटो पीरियोडिज्म की। फोटो मीन्स लाइट और पीरियोडिज्म मीन्स पीरियड। अब लाइट पीरियड मतलब कितने टाइम का लाइट पीरियड है आपका किसी भी फ्लावर की इनिशिएशन के लिए, कितना उसको चाहिए लाइट पीरियड इनिशिएशन के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। और फर्दर इसी के टाइप्स हैं ये आ गया शॉर्ट डे, ये आ गया लॉन्ग डे, और ये आ गया डे न्यूट्रल। ठीक है, अब शॉर्ट डे नाम से ही पता चल रहा है आपका कि इसको सनशाइन आवर्स जो है वो कम चाहिए, कितने, लेस देन 10 आवर्स। अब लॉन्ग डे मोर देन 14 आवर्स, और इस पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं है डे न्यूट्रल पे। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर लॉन्ग और शॉर्ट डे फॉर फ्लावर इनिशिएशन। इसको नहीं चाहिए ऐसे कि इतनी लंबी रात होनी चाहिए या फिर इतना लंबा दिन होना चाहिए, इतने सनशाइन आवर होने चाहिए। इसको फर्क नहीं पड़ता है डे न्यूट्रल को, और इसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पूछा है। तो शॉर्ट डे में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो होती है आपकी वेजिटेटिव पीरियड। ठीक है, वेजिटेटिव पीरियड मींस फ्लावरिंग तक का पीरियड जो होता है। देन आता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, लॉन्ग डे में भी यही है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज। अब जो शॉर्ट डे है ना, शॉर्ट डे में क्या होगा कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो उसको चाहिए लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट, और जब रिप्रोडक्टिव फेज होएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इसको चाहिए शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट। ठीक है, कोई एक याद रख लो, जैसे मान लो रिप्रोडक्टिव का याद रख लो कि इसको शॉर्ट डे चाहिए और लॉन्ग नाइट्स चाहिए। ठीक है, और जब वेजिटेटिव फेज चल रहा होगा तो उसको डे की लेंथ जो वो लॉन्ग चाहिए और नाइट शॉर्ट होंगी तो चलेगा, और इसमें उल्टा हो जाता है। जो वेजिटेटिव फेज होगा उसमें चाहिए शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट, और रिप्रोडक्टिव फेज में लॉन्ग नाइट, लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट। ठीक है, डे डे न्यूट्रल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइट का। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल पूछे हैं। ठीक है, तो मैं पहले डे न्यूट्रल का ही बता देती हूँ। डे न्यूट्रल में आपके जो एग्जाम्पल आ जाते हैं वो आता है आपका सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर आ गया, कॉटन आ गया, टोमेटो आ गया, कुकुम्बर भी आ जाता है, कुकम्बर, और एक आता है आपका बकव्हीट। ठीक है, तो सनफ्लावर, कॉटन, टोमेटो, कुकम्बर, बकव्हीट, ये आपके आ गए डे न्यूट्रल के प्लांट। तो इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन का आंसर करना हो, द करेक्ट आंसर विल बी कॉटन एंड टोमेटो। ठीक है, ये आ गया आपके डे न्यूट्रल। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट डे की। तो शॉर्ट डे प्लांट्स कौन कौन से होंगे? ज्यादातर आपकी जो खरीफ क्रॉप्स आती हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं जो कि मॉनसून में लगाई जाती हैं, वो आपकी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो इन खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आ गई आपकी? राइस आ गया, मेज आ गया, बाजरा आ गया। ठीक है, शुगर केन आ गया आपका। ठीक है, फिर एक आपका आ जाता है सोरघम। हाँ लिखूं, सोरघम। ठीक है, ये आपके आ गए शॉर्ट डे के एग्जाम्पल। क्या क्या आ गया? जो भी खरीफ क्रॉप्स आती हैं, राइस आ गया, मेज आ गया, बाजरा आ गया, फिर ये सोरघम आ गया, शुगर केन आ गया। शुगर केन भी शॉर्ट डे है। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग डे के एग्जांपल्स। तो लॉन्ग डे में आ जाती हैं आपकी रबी क्रॉप्स। रबी मीन्स विंटर क्रॉप्स। तो इसमें आपका आ गया वीट, आ गया बार्ले, आ गया ग्राम, आ गया वीट, बार्ले, ग्राम। तो ये सारे आ गए आपके लॉन्ग डे। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट। अब यहाँ पे वीट और बार्ले है। रबी क्रॉप्स किस में आई थी? लॉन्ग डे में। तो वीट एंड बार्ले आ गया आपका लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जांपल। देन राइस एंड शुगर केन। राइस क्रॉप कौन से इसकी है? खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप किस में आती है? शॉर्ट डे में। ठीक है। मेज और कॉटन आ गया। मेज किस में पढ़ा था हमने? खरीफ क्रॉप्स में, दैट इज शॉर्ट डे। और कॉटन आपका आता है डे न्यूट्रल। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटो रेस्पिरेशन अकर एट द हाईएस्ट रेट इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है आपकी वो हाईएस्ट रेट पे होती है कौन से प्लांट्स में? एक होते हैं C3, एक होते हैं C4, एक होते हैं कैम प्लांट्स, या फिर लगभग सभी में। ठीक है। तो एक आ गया आपके C3, C4 और कैम प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स में क्या होता है? ये साइकिल्स हैं। C3 साइकिल होती है, इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्विन साइकिल। C4 साइकिल होती है, इसको हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे। और कैम को क्रेसुलेशन समथिंग ऐसा ही कुछ है। ठीक है। तो ये आ गया आपका C3, C4 और कैम प्लांट्स। अब आपका इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है कि फर्स्ट CO2 अडेप्टर एंजाइम क्या है C3 प्लांट्स में? तो इट इज RuBP कार्बोक्सिलेज। आपने स्कूल टाइम में पढ़ी होंगी, ये साइकिल्स बनाई भी होंगी। और ठीक है। तो हैच एंड स्लैक में आपका जो फर्स्ट CO2 अडेप्टर है वो है PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है। RuBP कार्बोक्सिलेज आ गया C3 में, C4 में आ गया PEP कार्बोक्सिलेज, और कैम में भी यही है PEP कार्बोक्सिलेज। ठीक है। देन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इनमें से भी क्वेश्चन आता है कई बार डायरेक्ट। ठीक है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? इट इज PGA, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। वो था CO2 अडेप्टर। ये वाले जो है ना, ये CO2 अडेप्टर हैं। ठीक है। और ये है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो इसमें आ गया PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C4 में आता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, और कैम में आता है आपका मैलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ वाटर रेस्पिरेशन किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन आपकी आएगी C3 प्लांट्स में। ठीक है। C4 में कम होएगी, कैम में भी कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है इन सब में। तो एक और क्वेश्चन बनता है इसी की, CO2 एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी है? तो C4 और कैम प्लांट जो होते हैं इनमें CO2 को एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, जबकि C3 में लो होती है। और वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब ये वाले प्लांट्स कितना वाटर यूज कर पाते हैं, ये सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे वो होते हैं कैम प्लांट्स। तो कैम प्लांट ज्यादातर आपके वो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया में होते हैं या सूखे वाले एरिया में होते हैं, वो आपके कैम प्लांट्स आते हैं। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली जिस जगह पे पानी की कमी होगी तो वो पानी को उतने अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो कैम प्लांट्स की वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। देन उसके बाद मीडियम आपकी आती है C4 प्लांट्स की, और फिर C3 प्लांट्स की बहुत कम वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है? फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पूछा है ना, फोटो रेस्पिरेशन किस में सबसे ज्यादा होता है? तो फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है?
तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो भी कोई आपका प्लांट है, ठीक है, उसके लीव्स में जब भी आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी आपका रूबिस्को एंजाइम बनेगा, ठीक है, और इससे बनने की वजह से क्या होता है कि इसको ऑक्सीजन मिलती है और CO2 जो होती है वो आउट जाती है, ये इन वो आउट, ठीक है। रूबिस्को एंजाइम बनेगा, जब भी लाइट पड़ेगी किसी भी प्लांट के लीव्स में तो उसमें ऑक्सीजन उसको मिलेगी एंड CO2 बाहर जाएगी, दैट इज व्हाट फोटो रेस्पिरेशन इज, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है, तो इसका मैंने सही एग्जाम्पल सही आपको ये बता दिया कि फोटो रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा किस में होती है, C3 प्लांट्स में। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि C3 प्लांट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं आपके। C3 में आ गया आपका जैसे राइस, वीट, ठीक है, बार्ले, राइस, वीट, बार्ले, कॉटन और सोयाबीन, कॉटन और सोयाबीन, मतलब जो खरीफ क्रॉप्स हैं आपकी वो सारी आपकी C3 में आती हैं, ठीक है। C4 में आपके आ गए मेज हो गया, सोरघम, ठीक है, मिलेट्स हो गए, शुगर केन हो गया, एमरंथस हो गया, तो ये आपके आ गए C4 के एग्जाम्पल। तो इसमें तो आप याद रख सकते हो MS MS A, ठीक है, MS MS A कोड बना सकते हो ये। एम से मेज, सोरघम, मिलेट्स, शुगर केन, एमरैंथस, और ये खरीफ क्रॉप्स याद रख सकते हो। C3 में खरीफ क्रॉप्स आती हैं राइस, व्हीट, बार्ले, ओट, कॉटन, सोयाबीन, ओट भी आ जाता है इसमें, ठीक है। अब आगे आपके कैम्प प्लांट्स, तो इसमें ज्यादातर आपके सक्यूलेंट्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि पाइन हो गया, सूखे एरिया में पाए जाने वाले, ठीक है, एलोए, ठीक है, सिसाल, अगेव, कैक्टाई, जो भी सूखे एरियाज में पाए जाने वाले प्लांट्स होंगे वो सारे कैम्प प्लांट्स होंगे, ठीक है। इनकी वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसका मैलिक एसिड है, CO2 अडेप्टर PP कार्बोक्सिलेज है, तो इसका सही एग्जांपल हो गया C3 प्लांट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सो द करेक्ट आंसर इज C3। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट्स, अभी पढ़ाया है पीछे। C4 प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या है? कॉटन तो हमने पढ़ लिया था, ये था C3, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स में आता है। पाइनएप्पल हमने पढ़ लिया था कैम का, ठीक है। अब आपके पास दो एग्जाम्पल हैं, वीट और मेज, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने मेज का आपको बताया था MS MS A, दैट इज मेज। मेज आ गया आपका, मेज आ गया, सोरघम आ गया इसमें MS MS A, ठीक है, मेज, सोरघम, मिलेट्स, शुगर केन और एमरंथस, ये आपके थे C4 के। तो एग्जाम्पल पूछा है C4 का ही, तो करेक्ट आंसर विल बी मेज। वीट आपका किस में आता है? वीट आपका आता है C3 में, ये आता है आपका C3 में। पाइनएप्पल आपका कैम में आता है और कॉटन भी आपका आता है C3 में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो करेक्ट आंसर इज मेज। हु गेव द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? कई बार लॉज में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किसने दिया है? सो इट इज प्रपोज्ड बाय मिचलिक। तो मिचलिक ने ये 1909 में दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब इसका मतलब क्या होता है कि when plants are supplied with adequate amount of all but one limiting element, their growth is proportional to the amount of this one limiting element। मीन्स कितने essential elements हैं? 17, ठीक है। मान लो 17 में से 16 आपने पूरे पूरे दिए, फुल न्यूट्रिएंट्स दे दिए, लेकिन जो एक न्यूट्रिएंट है वो हाफ ही दिया, ठीक है। ये आपने फुल दिए, ये हाफ दिया,
तो अब जो प्लांट की ग्रोथ है ना, वो इसी एलिमेंट पे, मतलब लिमिटिंग फैक्टर हो गया ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यही इसका मतलब है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब वो जो एलिमेंट कम है उसके डिक्रीजिंग जो इफेक्ट है वो प्लांट पे कैसे दिखेगा, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज, व्हिच वाज गिवन बाय मिचेलिक इन 1909। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है ब्लैकमैन। सो ब्लैकमैन में भी एक लॉ दिया है, ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ ऑप्टिमम एंड लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉ ऑफ ऑप्टिमम एंड लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये दिया था 1905 में। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब process is conditioned as to its rapidity by a number of separate factors, the rate of the process is limited by the pace of the slowest factor। इसमें भी वही है कि कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, तो उसकी जो रैपिडिटी है वो सेपरेट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और जो रेट ऑफ प्रोसेस है ना वो उसी लिमिटेड फैक्टर पे डिपेंड करेगा जो कि कम होगा क्वांटिटी में, ठीक है। तो यही ये बोलता है दैट द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर। जो डिफरेंट 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 फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें जो स्लोएस्ट फैक्टर होगा, वो जो प्रोसेस होगा वो उसी स्लोएस्ट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ ऑप्टिमम एंड लिमिटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है जस्टिस वॉन लिविंग। तो जस्टिस वॉन लिविंग ने क्या दिया था? जस्टिस वॉन लिविंग ने दिया था लॉ ऑफ मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मिनिमम। जस्टिस वॉन लिविंग ने दिया था लॉ ऑफ मिनिमम, और ये कब दिया था? 1862 में। एयर याद नहीं भी रखना होगा, नाम और ये लॉ का नाम और साइंटिस्ट का नाम ये याद रख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ मिनिमम नाम से ही पता चल रहा है, according to this law the growth of the plant is limited by the plant is limited plant nutrient present in the smaller quantity, all other being in adequate amount। यही मतलब है कि आपने बाकी सारे तो पूरे पूरे दे दिए, लेकिन एक जो है वो लिमिटेड है और वो कम मिला है, तो उसी फैक्टर पे डिपेंड करेगी प्लांट की ग्रोथ। तो ये दिया था लॉ ऑफ मिनिमम, किसने? जस्टिस वॉन लिविंग ने। मतलब सेम सेम ही है, ठीक है, बस साइंटिस्ट अलग हैं और लॉ का नाम अलग है। देन आ गया आपका विलकॉक्स। तो विलकॉक्स ने क्या दिया था? इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ, इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ। तो ये क्या बोलता है कि यील्डिंग एबिलिटी जो होती है किसी भी क्रॉप की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मीन नाइट्रोजन कंटेंट के इन द ड्राई मैटर। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा नाइट्रोजन उतनी कम यील्ड, या जितना कम नाइट्रोजन उतनी ज्यादा यील्ड। दैट इज द यील्डिंग एबिलिटी ऑफ एनी क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन नाइट्रोजन कंटेंट इन द ड्राई मैटर। और वो जो नाइट्रोजन की बात हो रही है वो ड्राई मैटर में नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है Mitscherlich in 1909 gave the law of diminishing returns। Then the next question is which of the following crop has the lowest harvest index? अब हार्वेस्ट इंडेक्स से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स होता क्या है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि हार्वेस्ट इंडेक्स होता क्या है। तो इट इज इकोनॉमिक यील्ड ओवर बायोलॉजिकल यील्ड into 100%, ठीक है। ये आपका हो गया हार्वेस्टिंग इंडेक्स, इकोनॉमिक यील्ड ओवर बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। और इसकी जो हार्वेस्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू जो रेंज करती है वो 0 to 1 होती है। मतलब इसी के बीच में होगी, किसी भी क्रॉप का हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो होगा उसकी वैल्यू इसी के बीच में होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे पूछा है कि सबसे लोएस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स किसका होता है, कौन सी क्रॉप का लोएस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी अरहर। अरहर का हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे लोएस्ट है। और कितना होता है, ये होता है 0.19। ठीक है, कितना होता है 0.19। और ये भी पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं ना कि हाईएस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है। हाईएस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है, तो हाईएस्ट होता है आपका पोटैटो का। कितना, 0.82। ठीक है, economic yield over biological yield into 100 is called as harvesting index. The lowest harvesting index is of arhar, that is pigeon pea, that is 0.19, and highest harvesting index is of potato, that is 0.82. ठीक है, तो रेंज तो 0 to 1 ही होगी, मतलब पॉइंट्स में ही होगी। अब जैसे कुछ मेन मेन क्रॉप्स पढ़ लेते हैं, जैसे आपकी आती है ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट आ गया, आपका राइस आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया वीट आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इनका पढ़ लेते हैं। ग्राउंडनट और राइस दोनों का होता है 0.50। वीट का आपका आता है 0.55। ठीक है, इसके बाद आपका मेज का भी पढ़ लो। मेज का कितना होता है, मेज 0.472, 0.52। ऐसे याद रख लो, वीट से थोड़ा कम होता है, मेज का 0.52 तक होता है, 0.47 से 0.52। तो ये मेन मेन क्रॉप्स हैं आपकी। जैसे आपके आगे बीन्स, बीन्स का 0.25 और कम है। ठीक है, ग्राम आ गया, चना 0.25 टू 0.30। ठीक है, मस्टर्ड आ गया। ये तीनों एक साथ याद कर लो, सेम सेम ही है इनका, 0.24 टू 0.30। ये तीनों का सेम सेम है ना। बीन्स हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, 0.25 टू 0.30 रेंज है। भाई हमने ग्राउंड नट और राइस का पढ़ लिया 0.50, बीट का पढ़ा 0.55, मेज का पढ़ा 0.47 टू 0.52। ठीक है, पोटैटो का सबसे हाईएस्ट है 0.82 और अरहर का सबसे लोएस्ट है 0.19। ठीक है, तो वीट का कितना बताया आपको अभी, 0.55, राइस का 0.50 और मेज का 0.47 से 0.52। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्राई लैंड फार्मिंग इज प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस्ड इन। ड्राई लैंड फार्मिंग जो है कहाँ की जाती है, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर फंसेगा एग्जाम में। सबसे पहले ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है। मतलब जहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है मोस्टली डिपेंड करती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मोस्टली डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल। ठीक है, क्या पूछा है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में इरिगेशन नहीं की जाएगी, नाम से ही पता चल रहा है कि ड्राई एरिया है, तो वहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी होने की वजह से हम लोग इरिगेशन नहीं कर सकते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज से। तो इसीलिए टोटली यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो डिपेंड करती हैं रेनफॉल पे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं आपकी। एक आता है आपका ड्राई फार्मिंग। ठीक है, एक आता है आपका जो क्वेश्चन में पूछा है ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, और एक आता है आपका, इसको अलग कर देते हैं, एक आता है आपका रेन फेड फार्मिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्राई लैंड फार्मिंग जो है वो कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई फार्मिंग है, यहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, तो अब जो आपकी ड्राई फार्मिंग है ना,
वो ज़्यादातर वहाँ की जाती है जहाँ जहाँ का एनुअल रेनफॉल जो है वो लेस देन 750 mm होता है। ड्राई लैंड फार्मिंग वहाँ की जाती है जहाँ पे 750 mm टू 1150 mm रेनफॉल होएगा, और रेन फेड होती है जहाँ पे रेनफॉल आपका 1150 mm से ज़्यादा होता है। अब एरिया की बात करते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग का एरिया जो होता है दैट इज सॉरी ड्राई फार्मिंग का एरिया जो होता है दैट इज मोस्टली एरिड रीजन। एरिड मीन सूखा, ठीक है। और जो ड्राई लैंड फार्मिंग आता है उसमें आता है आपका सेमी एरिड रीजन, ठीक है। और जो रेन फेड फार्मिंग है उसमें आपका आता है ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन। मतलब जो ह्यूमिडिटी वाला पार्ट है वो आएगा आपका रेन फेड में। ऐसे याद रख लेना कि जब बारिश होती है ना तो उसके बाद ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ह्यूमिड और सब ह्यूमिड आपका आ गया रेन फेड फार्मिंग में। उसके बाद आपका आता है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में आ गया आपका बिल्कुल ही सूखा रीजन, ठीक है, बिल्कुल ही सूखा मतलब एरिड। अब आ गया ड्राई लैंड फार्मिंग मीन सेमी एरिड, थोड़ा कम सूखा रीजन है, ठीक है। तो मेन है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ड्राई लैंड फार्मिंग जो है वो प्रीडोमिनेटली कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी सेमी एरिड टू ड्राई सब ह्यूमिड रीजन, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये वाली रेंज भी आ रही है रेनफेड वाली भी और ड्राई वाली भी, ठीक है। तो सेमी एरिड, तो इसमें मैंने पढ़ाया ही आपको सेमी एरिड और सब ह्यूमिड रीजन, कुछ सब ह्यूमिड पार्ट इसमें भी आता है, ठीक है। तो एरिड रीजन्स, सब ह्यूमिड या ह्यूमिड, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको एक बार देख लेना। वैसे तो इम्पोर्टेंट यही है, यही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी सेमी एरिड टू ड्राई सब ह्यूमिड रीजन, जिनका रेंज है 750 टू 1150 mm। So the next question is PMA. What is PMA? It is phenyl mercuric acetate that reduces the water loss through transpiration. Phenyl mercuric acetate is used in plants as what? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन में ही आंसर है। तो पीएमए क्या है? इट इज एन एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट। अब एंटी ट्रांसपेरेंट होता क्या है? एंटी ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जिनको प्लांट के सरफेस पे लगाया जाता है ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। ट्रांसपिरेशन मीन्स वाटर लॉस, ठीक है। तो वाटर लॉस कम हो प्लांट से, इसीलिए प्लांट के सरफेस पे कोई लेयर लगा दी जाती है या कोई प्रोटेक्टेंट लगा दिया जाता है जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो। ये फोटो ट्रांसपिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस को कम करने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी प्लांट है मान लो, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर आपने ये वाली लेयर लगा दी एक एंटी ट्रांसपेरेंट की, ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट की लेयर लगा दी। अब क्या हुआ? अब पहले तो डायरेक्ट सनरेज आ रही थी, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आएंगी कुछ सनरेज रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ठीक है, उतना नुकसान नहीं कर पाएंगी। फोटोसिंथेसिस को स्लो डाउन करने का काम करते हैं आपके एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है, स्लो डाउन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे पीएम में ही पूछा था आपका, तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट है। फिर भी कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं कि एंटी ट्रांसपेरेंट के मेनली चार टाइप्स होते हैं। एक होते हैं आपके स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ठीक है। स्टोमेटा क्लोजिंग में आपके आते हैं ये पीएमए। पीएमए में भी फर्दर पूछा जाए कि ये करते क्या है, तो स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करते हैं जिससे वाटर लॉस कम होता है जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक एट्राजीन भी आता है, इट इज एन हर्बिसाइड, इसको भी अप्लाई किया जाता है प्लांट के ऊपर, हर्बिसाइड है ये, ठीक है। फिर आपका आ जाता है आपका CO2, ठीक है, CO2 आ गया आपका। इसके बाद एब्सिसिक एसिड आ जाता है, साइकोसेल आ जाता है, CCC, ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट आ जाता है। तो ये एग्जांपल आपके स्टोमेटा क्लोजिंग के हैं, पीएमए एट्राजीन, यही मेन है, पीएमए और एट्राजीन जो है ना ये मेन है।
CO2 भी आ सकता है कि CO2 किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी आपका स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है। फिर एक आपका सेकंड, ये आ गई फर्स्ट टाइप। सेकंड आपकी आती है फिल्म फॉर्मिंग। फिल्म फॉर्मिंग, फिल्म फॉर्मिंग का मतलब है कि प्लांट की सरफेस के ऊपर एक फिल्म बन जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपकी सनलाइट जो होती है वो डायरेक्ट नहीं गिरती। तो इसमें एग्जांपल आ जाते हैं आपके, सॉरी, इसमें एग्जांपल आ जाएंगे आपके मोबिलीफ, ठीक है। कुछ सिलिकॉन्स आ जाते हैं आपके, ऑयल की लेयर आ जाती है, ठीक है। वैक्सेस आ जाएंगी आपकी, फिर अल्कोहल आ जाती है। तो ये सारे आपके आ गए आप फिल्म फॉर्मिंग, ठीक है। ऊपर एक फिल्म बना देंगे जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होएगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप मीन्स ये रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देंगे, जो सनलाइट होएगी उसकी जो रेडिएशंस होंगे उनको रिफ्लेक्ट करने का काम करेंगी और लीफ के टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगी। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में ज़्यादातर जो एग्जाम्पल आता है, क्योलिन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्ले आ जाती है, ठीक है। लाइम वाटर आ जाता है, CaHCO3 फॉर्मूला होता है लाइम वाटर का, ठीक है। तो ये सब आपके आ गए रिफ्लेक्टिंग टाइप में। फोर्थ आपका आता है ग्रोथ रिटार्डेंट्स। ग्रोथ रिटार्डेंट्स, अब ग्रोथ रिटार्डेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको ये पिछले क्लास में भी बताया था शायद, जहाँ पे हमने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पढ़े हैं। तो साइकोसिल इज एन ग्रोथ रिटार्डेंट, ठीक है। ये शूट ग्रोथ को रिड्यूस करता है और रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, तो इसीलिए जो प्लांट है वो ड्राउट को रेजिस्ट कर जाता है क्योंकि उसकी रूट ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये आ गया आपका ग्रोथ रिटार्डेंट। तो चार बड़े हमने स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप जिसमें पढ़ा PMA, एट्राजीन, CO2, एब्सिसिक एसिड, साइकोसिल। फिल्म फॉर्मिंग पढ़े जिसमें आ गया आपका मोबिलीफ आ जाएगा, हेक्साडेकानोल आ जाएगा, सिलिकॉन्स आ जाएंगे, ऑयल्स आ जाएंगे, वैक्सेस, अल्कोहल। रिफ्लेक्टिंग टाइप में एक ही मेन एग्जांपल है, क्योलिनाइट भी बोलते हैं इसको, और क्योलिन क्ले आ जाता है, लाइम वाटर आ जाता है CaHCO3, और ग्रोथ रिटार्डेंट्स में आ जाता है आपका साइकोसिल ट्रिपल C। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एंटी ट्रांसपेरेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ शेल्टर बेल्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेल्टर बेल्ट होता क्या है, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट is it narrow strip of crops grown between trees to increase yield, barrier of trees and shrubs planted to reduce wind velocity and protect soil and crops, line of grasses planted to conserve soil moisture in dry lands, a system of planting trees with crops and livestock on the same land। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा? तो करेक्ट आंसर विल बी barrier of trees and shrubs planted to reduce wind velocity and protect soil and crops। जहाँ पे भी आपने कोई क्रॉप लगा रखी है, ठीक है, तो जिस साइड से हवा आती है उसी साइड को आपने ट्रीज लगा दिए, श्रब्स लगा दिए, ताकि उस विंड का कुछ इफेक्ट वो ट्रीज और श्रब्स कम कर सकें, वो एज अ बैरियर एक्ट करेंगे क्रॉप के और विंड के बीच में, ठीक है। तो कुछ पार्ट ऑफ विंड जो है वो ट्रीज रोक पाएंगे, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं? रोज ऑफ ट्रीज और श्रब्स प्लांटेड अक्रॉस द विंड डायरेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स अगेंस्ट विंड, ठीक है। इसके अलावा एक आता है आपका विंड ब्रेक्स। इसमें आप हो सकते हो कंफ्यूज थोड़े से, अगर आपको पता नहीं होगा तो। विंड ब्रेक्स ये क्या होती हैं? विच ब्रेक्स द विंड फ्लो एंड रिड्यूसेस द विंड स्पीड, ठीक है। फ्लो को कम कर देंगे, विंड की स्पीड को रोक देंगी, वो आपके विंड ब्रेक्स हो गए जो ब्रेक करेंगे विंड को, है ना। तो शेल्टर बेल्ट होंगे ट्रीज और शराब्स की, रोज लगा दी जाती हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके क्रॉप को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज pulses generally possess which type of seeds। अब ये सीड से क्वेश्चन है। सीड की टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा कि मोनोकॉट सीड्स होते हैं,
डाइकॉट होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट कौन से सीड्स होते हैं जिनमें एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है और एक कॉटिलिडन होएगा, वन कॉटिलिडन। ये तो आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। डाइकॉट में टू कॉटिलिडन्स होंगे। ठीक है, क्या होगा, एक एम्ब्रियो एक एंडोस्पर्म और एक कॉटिलिडन मोनोकॉट में, और डाइकॉट में एक एम्ब्रियो टू कॉटिलिडन्स होंगे। ठीक है, कॉटिलिडन्स होते क्या हैं, क्योंकि एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें दो हैं, उसमें मोनो मतलब वन और डाई मतलब टू। ठीक है, अब मोनो इसमें पूछा है कि पल्सेस जनरली कौन से टाइप ऑफ सीड है, तो पल्सेस ज्यादातर आपका आता है डाइकॉट। ठीक है, ऐसे करके होता है ना सीड, ऐसे बीच से ब्रेक कर दिया होता है। ठीक है, और मोनोकोट आपके आते हैं ज्यादातर सीरियल्स और ग्रासेस। ठीक है, मोनोकोट्स के एग्जांपल्स हैं ज्यादातर सीरियल्स एंड ग्रासेस, और डाइकॉट की आपके एग्जांपल आ गए पल्सेस। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, एक आता है नेशनल सीड एक्ट, नेशनल सीड एक्ट, और एक है आपका नेशनल सीड कॉरपोरेशन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो नेशनल सीड एक्ट आपका आया था 1966 में, और नेशनल सीड कॉरपोरेशन आपका आया था 1963 में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। पॉली एम्ब्रियोनिक मीन्स बहुत सारे सीड्स होंगे। ठीक है, एक से बहुत सारे बन जाएंगे। ट्रिप्लॉइड मीन्स थ्री। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस तो हो गए। वीडियो बहुत लंबी हो गई आई थिंक, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अगले क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 3 का पार्ट 2, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगी। तो ये 10 क्वेश्चन में से आपके आई थिंक 50-60 क्वेश्चन तो बन गए होंगे आराम से। तो इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you, take care, bye bye, and do subscribe to my channel if you like the videos. Thank you very much.